लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। मेरे सभी साथी भाई बहुत लाजवाब तरीके से अपनी पढ़ाई और तैयारी कर रहे हैं। बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई तैयारी? दोस्तों, आज ना मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरी क्लास में लगेगा। आपको लगेगा मैंने कुछ तंबाकू जैसा चबा रखा है, लेकिन तंबाकू नहीं है ये अदरक मैंने चबाई हुई है, ताकि क्लास को मैं सुचारू रूप से ले पाऊँ। तो गले में थोड़ी सी खराश है, हल्का सा डिस्टरबेंस उसकी वजह से रहेगा। मैं थोड़ा सा धीमे भी बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलने से वो समस्या होती है। मैंने आपको बता दिया, कहीं आप कहो कि सुबह सुबह या तो माँ साहब जो है वो तंबाकू लगा के आ गए हैं। तो सभी को सभी साथियों को भैया गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है। और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलें। चलो जय हिंद, भारत माता की जय। चलें, चलो भाई। देखो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने, वैसे तो हमारे चैप्टर में ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन हमें सारा सब पढ़ लिया हमने। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म भी पढ़ा हमने, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ा, सारा सर्कुलर मोशन हमने कवर कर लिया। ठीक है, वृत्तीय गति में हमने सब कुछ कवर कर लिया। और कल जो हमने छोड़ा था वो छोड़ा था अभिकेंद्रीय बल पर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स पर। और अभिकेंद्रीय बल का मतलब था, अगर आपको याद हो, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स था कि जो गोल घूमती हुई वस्तुओं पर बाहर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब हम किसी भी कार में मुड़ रहे होते हैं या बस में बैठे होते हैं, तो आपने फील किया होगा कि हमारे ऊपर ना एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और वो केवल ना हमारे ऊपर लग रहा है, वो पूरी गाड़ी पर लग रहा है। तो अगर गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो एक फोर्स चाहेगा कि भाई ये जो कार है ना, ये बाहर की तरफ गिर जाए। ऐसा बिल्कुल लगता है। ये याद रखना, अभिकेंद्रीय बल। और हम पढ़ेंगे आगे चल के कि जब कोई भी वस्तु किसी गोल आकार में मुड़ती है तो हमेशा उस पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसकी चाहत ये होती है कि मैं इस वस्तु को केंद्र से दूर ले जाऊं, मैं इस वस्तु को सेंटर से दूर ले जाऊं। जैसे अगर आप धागे में बांधकर एक पत्थर को भी घुमाओगे तो पत्थर भी हमेशा बाहर जाना चाहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसकी डोरी काट दो तो पत्थर जो है एकदम शू ऐसे चला जाएगा। अब मुझे बताओ, उसको कौन बाहर ले जा रहा है? भाई, उसको बाहर ले जाने वाला है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे और अच्छा, सॉरी, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी, मैंने गलत बता दिया। ये हेडिंग बस मैंने गलत डाल दी है। ठीक है, ये हेडिंग बस मैंने गलत डाल दी है। बाकी हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। जो बाहर लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों के बारे में और हम बात करेंगे, यानी कि अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो जब वस्तु मुड़ रही होती है तो उस पर हमेशा बाहर की ओर एक बल काम करता है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये चाहता है कि वस्तु जो है वो बाहर की तरफ चली जाए। ऐसे ही हर गोल घूमती हुई वस्तु पर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, चाहे वो सड़क पर मुड़ती हुई कार हो या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उस पर भी बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर ये चीज बाहर नहीं जा रही हैं तो इनको कौन बचा रहा है? इनको बचा रहा है अंदर की तरफ लगाने वाला कोई बल। भाई, अंदर की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स लग ही रहा होगा। तो इनके बारे में जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे फोर्स वाले चैप्टर में, बल वाले चैप्टर में, जहां पर हम ये देखेंगे कि अगर कोई वस्तु बाहर जा रही है तो कैसा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ आ रही है तो कैसा फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ उसे कौन बचा रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे फोर्स वाले चैप्टर में। सही है? चलो, तो ये तो सब चीजें हम वहां पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखो, ये पढ़ने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से एग्जाम में ना सवाल पूछ लेता है। क्या एग्जाम में पूछेगा कि बताओ, एक समान वृत्तीय गति में
कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहती हैं। पीछे वाले टॉपिक को तो अगले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे, वो मैंने शुरू इसलिए कराया कहीं आपको लगे कि यार भैया कल शुरू कर दिया था, कुछ अंदर आपने छोड़ दिया है, तो वो आगे कवर होगा। मुद्दा ये है, मेन मुद्दा जो आज हमें शुरुआत करनी है, कि एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं। देखिए, एक समान वृत्तीय गति है तो चाल नियत होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये कैसी गति के लिए है? ये है एक समान वृत्तीय गति के लिए। अगर आप असमान वृत्तीय गति कर दोगे तो असमान वृत्तीय गति में ना ये कांस्टेंट रहेगा, ना ये कांस्टेंट, सॉरी ये तो कांस्टेंट रहेगा, ना ये कांस्टेंट रहेगा। वैसे एक समान के लिए ही पूछा जाता है, असमान के लिए नहीं सवाल आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पूछा जाता है। तो कल हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट नहीं रहेंगी। एक बार फटाफट से थम्स अप करो। फोर्सेस के बारे में फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कोई टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं और इन चीजों को ना बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखो, मैं आपसे अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर चीज की डायरेक्शन पूछूं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? एक तो हमने पढ़ी है इसकी रेडियस होती है, इसका मेन रोल है, लीनियर वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण है, एक हमने पढ़ा रेडियल एक्सेलरेशन है, रेखीय त्रिज्य त्वरण है। तो इन सारी चीज़ों की डायरेक्शंस कैसे कैसे होती है ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, उसके अलावा अल्फा है। इन सारी चीज़ों की डायरेक्शन बताओ, ये मान लो हमसे सवाल कोई पूछ ले, तो मैं कहूँगा कि देख भाई, रेडियस की तो जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है हमेशा। मान लो मैं इस पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ, तो रेडियस की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ। अच्छा, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी। अगर मान लो ये वस्तु ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगा? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे होगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल हो गया, रेडियल हो गया, ए हो गया। वी की डायरेक्शन क्या होती है? वी की डायरेक्शन भी यही होती है। उसके बाद आती है ओमेगा की बात। तो ओमेगा की डायरेक्शन तो जब ये वस्तु ऐसे घूम रही है तो उसके बाहर की तरफ होगी, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, जिस अक्ष के प्रतः ये घूम रही है, वही अक्ष ही ओमेगा की डायरेक्शन होगा, ओमेगा की दिशा होगा। तो मतलब बाहर की तरफ ये जो लाइन है ये ओमेगा की दिशा होगी। अब मैं बाहर तो नहीं बना सकता, तो मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, आप मान लेना कि ये बाहर की तरफ है, ये ऊपर है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। यानी अगर आप इसको वाई डायरेक्शन कह रहे हो तो ये एक्स डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जेड डायरेक्शन है। अब देखो इससे कैसे सवाल पूछेगा। देखो आपसे कैसे सवाल पूछेगा, वो पूछ लेगा कि बताओ जो रैखिक वेग है, लीनियर वेलोसिटी है और स्पर्श रेखीय त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या लंबवत? तो आप कहोगे समांतर होते हैं या लंबवत, परपेंडिकुलर होते हैं या पैरेलल? तो आप कहोगे भैया ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसे कहने का मतलब है, ये चिन्ह किसका है? ये है पैरेलल का, समांतर का। समांतर मतलब आप जानते ही होंगे, जब दोनों चीज एक ही दिशा में होती हैं। और लंबवत का मतलब जब दोनों चीज 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, एक ऐसे हो दूसरी ऐसे हो। फिर हो सकता है वो आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के, कि बताओ रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होते हैं? तो आप कहोगे ये परपेंडिकुलर होते हैं। भाई रेडियल ऐसे है, टेंजेंशियल ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हो सकता है वो आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ ओमेगा
और वी कैसे होते हैं, तो ओमेगा ऐसे है और वी जो है वो ऐसे है। तो कोई चीज़ ओमेगा ऐसे है, वी ऐसे है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ओमेगा जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वी के। तो मतलब यहाँ से कोई भी सवाल वो बना सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछ के डायरेक्शन पूछ लेगा। तो एक बार बताइए, हाँ जी क्लियर है भैया? इतना तो चलो मैं कर ही लूँगा। जल्दी बताओ सभी एक बार, हाँ जी क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप समझ लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने ना इसको रटते हुए देखे, ये इसके परपेंडिकुलर है, वो उसके पैरेलल है। भाई क्या जरूरत है ऐसे रटने की, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने लिख दिए हैं, ये आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद हम एक अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं, और वो हमसे कहता है कि भाई देख ऐसा है कि मान ले तेरे पास एक पत्थर है और तू उसे डोरी से बांधकर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, टुंगड़ुंग 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 टुंगड़ुंग। तो वो पत्थर एक वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। वर्टिकल प्लेन का मतलब ऊर्ध्वाधर तल। अब तुम कहोगे यार क्या ऊर्ध्वाधर तल के अलावा और भी कैसे घूम सकता है? बिल्कुल घूम सकता है। कैसे? अगर एक पत्थर को आप ऐसे घुमाओगे यूं करके, मतलब एक पत्थर बांध लो आप धागे में और जमीन पर ऐसे घुमाओ, तो वो कैसे घूमेगा? वो क्षैतिज तल में घूमेगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है भाई? फ़र्क बहुत बड़ा है। क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम किसी पत्थर को घुमाओ तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम रहेगी, उसका वेग हर पॉइंट पर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस गोल घूमती हुई चीज़ के लिए ग्रेविटी हर जगह बराबर है। लेकिन जब तुम किसी चीज़ को फील करो ना, जब तुम किसी चीज़ को ऐसे घुमाओगे तो देखो जब वो सबसे टॉप पे होगी तो बिल्कुल स्लो होगी, बिल्कुल स्लो होगी, और नीचे आएगी तो ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। यानी कि नीचे आने पे स्पीड बढ़ेगी और ऊपर जाने पे स्पीड उसकी कम होगी। तो वर्टिकल प्लेन में जब चीज़ें घूमती हैं, जब ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुएं घूमती हैं, तो दोस्त वहाँ पर वेलोसिटी अलग होती है। उसके अलावा अगर मान लो तुमने एक धागे से पत्थर को बांधा हुआ है, तो मुझे बताओ कि उस धागे पर पत्थर का खिंचाव कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? भाई पत्थर का खिंचाव कौन सा है? आप भारी सा पत्थर बांधो ना, तो देखो मान लो यहाँ आपने धागे को पकड़ रखा है, ये पत्थर है, तो पूरा धागा टाइट होगा ना, और तुम इससे घुमाओगे ऐसे बांध के, तो सबसे ज़्यादा धागा लूज कहाँ होगा, हल्का कहाँ होगा? लूज यहाँ पे होगा। और सबसे ज़्यादा टाइट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो टेंशन जो है, तनाव जो है धागे में, वो सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे कम यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि उसका रैखिक वेग लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, और टेंशन यानी कि तनाव, ये किस पॉइंट पर ज़्यादा होती हैं, किस पॉइंट पर कम होती हैं, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, मैं गति निकालना चाह रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि कोई पत्थर इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ये एक पत्थर है और ये इस सर्कल में घूम रहा है। मैं मानता हूं कि ये यहां से लेकर और यहां तक आया है ऐसे। ये पत्थर पहले यहां था और मैंने इसको घुमाना शुरू किया और मैं इसे यहां ले आया। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करूं। मैंने यहां इनिशियल वेलोसिटी u दी और मैं v कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो मैं गति का तीसरा समीकरण लगाऊंगा, और गति का तीसरा समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तुम, विरुद्ध जा रहे हो। देखो जब भी तुम ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो ग्रेविटी क्या चाह रही है? नीचे खींचना चाह रही है। तुम ग्रेविटी के विरोध में जा रहे हो, तो माइनस लगाना पड़ेगा। जब भी वस्तु नीचे की तरफ आएंगी तो तुम ग्रेविटी के साथ जा रहे हो। अल्फा का नहीं पूछा जाता है, अल्फा के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये लो, अल्फा का नहीं पूछा जाता है। पूछा भी जाए तो अल्फा ओमेगा की ही डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है। और ये मैंने कल बता भी दिया था, अल्फा की डायरेक्शन बताई थी ना, जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है उसी डायरेक्शन में अल्फा होता है। अगर कोई चीज़ कहीं छूट भी जाए तो उसको अपने विवेक से भी कर लेना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ के पीछे ही हम बस पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे। अगर नहीं बताया होता अल्फा की डायरेक्शन तब तो अलग बात थी। मैंने कहा था ओमेगा की डायरेक्शन में ही अल्फा रहेगा। चलो
अब देखो यहां पर हम फॉर्मूला लगा दिए 2g माइनस 2gh। माइनस आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया है। अंकज जाटव कहते हैं माइनस ये 2 कहां से आया भैया, ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, ये फिक्स है, ये एक सूत्र है एक तरह से, ठीक है। ऐसे तो फिर तुम मुझे ये बता दो कि वी स्क्वायर कहाँ से आया। अंकज भाई अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि 2 कहाँ से आया, तो ये बताओ वी स्क्वायर कहाँ से आया, यू स्क्वायर कहाँ से आया। ये तो सब हमने डायरेक्टली याद किया हुआ है ना, ये तो सारे के सारे सूत्र हैं जिनको हमने याद किया हुआ है। अब देखो एच कौन सी है, हाइट कौन सी है। देखो भाई हाइट है वस्तु कहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो हाइट ऐसे तो चलती नहीं है कि ये हाइट है, नहीं। हाइट क्या होगी, आप ये चेक करोगे यार, वस्तु जो है ना यहाँ तक गई है ना, कहाँ से, यहाँ से। तो हाइट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये तो ये हो गई हाइट। बोलो क्लियर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये क्या हो गई, हाइट। और मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, ठीक। तो और मान लो ये इसकी डोरी की जो लेंथ है वो एल है, तो इसको आप कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे कि देखो भाई ये एल है, एल के दो कंपोनेंट बनेंगे, या मैं तो कहता हूं इसको ना सिंपल तुम एक त्रिभुज मानो और ये वाली दूरी मुझे निकाल के बताओ। ये तो मैथ्स का काम है। अगर तुम इस तरीके से नहीं निकालते हो तो आप मेरे तरीके से कर लो कि भाई एल के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो हो जाएगा एल कॉस थीटा और एक होगा एल साइन थीटा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरी एल है तो है ये भी पूरी एल, है ना। और मुझे चाहिए ये, तो मैं क्या कहूँगा भाई एल में से एल कॉस थीटा घटा दूंगा। अगर मैं पूरे एल में से एल कॉस थीटा घटा दूं तो मुझे एच मिल जाएगी। तो एच क्या है, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एच बराबर मैं एल कॉमन ले लूंगा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा एच की जगह पर मैं लिख दूंगा यू स्क्वायर माइनस 2g एल माइनस एल कॉस थीटा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एल कॉमन आ जाएगा और ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर की जगह अंडर रूट लगा दो, यहां से मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये मुझे मिल गया किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी। जब ये वस्तु घूम रही होगी ना तो किसी भी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। सिर्फ क्या पता होना चाहिए मुझे, एंगल पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए और इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रही कहानी, यार भैया ये तो समझ में नहीं आ रही, हालांकि मुश्किल नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। डायरेक्टली तो फिर भी याद करना पड़ेगा, समझ में आ गई होगी तब भी तुम्हें डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पेपर में डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं। अगर वो तुमसे ये बोल दे कि मान लीजिए किसी सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अपने लोएस्ट पॉइंट से मान लो बोल दे लोएस्ट पॉइंट से 60 डिग्री पर है, जिस धागे से जो बंधा है उसकी लंबाई 1 मीटर है और प्रारंभिक वेग भी 1 मीटर पर सेकंड है, जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए आप उसकी वेलोसिटी बताइए, आप उसका वेग बताओ, तो क्या तुम वहां डेरिवेशन करने बैठोगे। भाई डेरिवेशन तो तुम करोगे नहीं। जिनको ये समझ नहीं आया वो छोड़ दो, ये लो, आपको फिर भी याद ही करना पड़ेगा। अब बताओ अब क्या दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। सॉरी, आपको ये याद होना चाहिए कि भाई v बराबर फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट के यू स्क्वायर माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। बस सीधी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, कहानी खत्म। आगे देखो v बराबर रूट अंडर u का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी दे दी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू भी 1 दे दी, इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 60। आगे फर्दर सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो v बराबर, या इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो वैसे ही जगह नहीं बचेगी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो v बराबर ये हो जाएगा दोस्त अंडर रूट 1 माइनस 2 दशम 20 इंटू
1 माइनस कॉस ऑफ 60, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो कॉस 60 1/2 होगा, और एक में से 1/2 जाएंगे तो 1/2 बच जाएंगे, एक में से 1/2 जाएंगे 1/2 बच जाएंगे, 2 से 10 बार कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में -9। हालांकि माइनस में उत्तर नहीं आएगा, ये मान लो कि ये हमने वैल्यू गलत रख ली है। तो u की वैल्यू एक काम करो तुम कि जैसे मान लो u की थोड़ी बड़ी वैल्यू मान लो, हमने वैल्यू गलत ले ली। u की वैल्यू मान लो 4 मान लो, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी 4 रखोगे और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर और 4 4 जा 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएंगे तो ये बच जाएगा 7। तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 7 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लियर है? अब माइनस क्यों नहीं आ सकता था? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड पर 1 मीटर की लंबाई वाली वस्तु ऐसे ऊपर जा ही नहीं पाएगी। उसका मतलब है माइनस में आने का ये मतलब था कि ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ये 60 डिग्री का एंगल बना ही नहीं पाएगी। समझे आप? माइनस का ये मतलब था कि उसके पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं। तो ये फॉर्मूले जो है साथी आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे, आपको सीधे सीधे ही याद करने पड़ेंगे। अंडर रूट 6 होगा, क्यों होगा भाई? 2 2 शाम 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, वो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट हमारा कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। सही है, फटाफट से एक बार हम सब करो। हाँ जी क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, कई बार वो आपको u की वैल्यू नहीं देगा, वो आपको u की वैल्यू नहीं देगा और आपसे v पूछेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला है, इसी को आगे एक्सटेंड करके वो फॉर्मूला आता है, लेकिन हमें उसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना। और वो फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट जी एल इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जी एल इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये लगाना है कि जब आपको u की वैल्यू ना दे। ये दोनों एक ही बात है। अगर u की वैल्यू दे दे तो ये फॉर्मूला लगा देना, u की वैल्यू ना दे तो फिर आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे कि जी एल इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन याद रखना ये u की वैल्यू देने पर है, ये u की वैल्यू ना दे तब इस आप फॉर्मूले को लगाओगे। ठीक, अब देखो दोस्तों, वो आपसे पूछेगा कि मुझे वृत्त के हर एक बिंदु पर इसका वेग बताओ। अब वृत्त के कौन से बिंदु पर पूछेगा? इसमें 4 पॉइंट बनाएगा वो बनाएगा ये चारों पॉइंट, कि जब वस्तु सबसे नीचे है यानी यहां है इस पॉइंट पर, जब वस्तु चल के 90 डिग्री पर आ गई है, जब वस्तु चल के 180 डिग्री पर आ गई है, जब वस्तु चल के 270 डिग्री पर आ गई है, इस तरह से। तो वृत्त के चारों पॉइंट्स पर वो वेलोसिटी पूछेगा, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ठीक है, अब देखो अगर मान के चलिए आपसे डायरेक्टली ये रैखिक वेग पूछे कौन कौन से पॉइंट पर,
ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। देखो, तो यहां पे अगर मान लो ऑप्शन में सीधा सीधा आंसर हो, तब यार इतना बड़ा बखेड़ा तो आप नहीं करोगे। आपको इन चारों पॉइंट्स पर तो डायरेक्ट याद रखना है। निकालने को तो मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूं, मुझे एंगल पता होना चाहिए, लेकिन इन पॉइंट्स के लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है। कैसे याद रखना है भाई? ए पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है वो √5gl होती है। इन पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी होती है gl, जितनी यहां होगी उतनी ही यहां होगी। इस पॉइंट पर भी √gl। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, अच्छा सॉरी, ये होती है √3gl। √3gl। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेलोसिटी की। ये भी याद रखना, वेलोसिटी होगी √3gl, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी √gl। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका, मुझे आप ये बताओ, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? अगर आप एक पत्थर को नॉर्मली घुमा रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी जब सबसे नीचे वाले पॉइंट को पार कर रहा होगा। और वेलोसिटी कम कहाँ होगी? सबसे कम वेलोसिटी होगी जब वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को पार कर रहा होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी जब वो सबसे नीचे वाले पॉइंट को पार करेगा, सबसे कम वेलोसिटी होगी जब वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को पार कर रहा होगा, और इन दोनों पॉइंट्स पर बराबर होगी। √3gl, √3gl। बोलो ठीक है भैया, याद कर लेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर आपको वेलोसिटी याद करनी पड़ेगी। अब देखो, मैंने ना पूरी एक टेबल बना दी है। अभी आप बाकी चीजें मत देखना, अभी आप केवल लीनियर वेलोसिटी को देखोगे। तो बिंदु ए, बी, सी और डी पर मैंने सारी वैल्यू लिख दी हैं, और मैंने बिंदु पी एक कॉमन बिंदु बना दिया है कि आप कहीं भी निकाल सको, एक जनरल बिंदु है। बिंदु पी का मतलब है एक जनरल बिंदु, कि ये वाला पॉइंट क्या है? पी। अब मान लो इन चारों के अलावा किसी और पॉइंट पे पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? वैसे तो 99% चांसेस हैं कि वो बस आपको इन चारों पॉइंट पे पूछेगा। देखो, एयरफोर्स एग्जाम ना ज्यादा याद रखने वाला एग्जाम है। यहां पर वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपको लंबी चौड़ी डेरिवेशन आनी चाहिए, नहीं। यहां पर वो आपसे उम्मीद करता है कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद होने चाहिए। तो ये क्या है? फैक्ट है। आप डेरिवेशन के बाद भी इनको आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है। और न केवल वेलोसिटी पूछेगा, वो इन पॉइंट्स पर एंगुलर वेलोसिटी भी पूछेगा। वो पूछेगा बताओ डोरी में टेंशन कितनी है, ये चीज भी पूछेगा। तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी देख लें। देखो दोस्त, मैंने एक बात आपसे कही कि भाई वेलोसिटी जो है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। दो फॉर्मूले हैं, आप कोई सा भी लगा लो। मान लो एक बच्चा कहता है जी मैं तो GL इंटू 3+2 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का लगाता हूं। GL इंटू 3+2 cos थीटा। सॉरी, अब वो पूछेगा ओमेगा बराबर बता भाई। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? अब आपको पता है कि यार V बराबर R ओमेगा, V बराबर R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर V/R। अब R की जगह हमने क्या लिया है? आपको याद हो तो इस डेरिवेशन में हम R की जगह डोरी की लंबाई ले रहे थे L, तो R की जगह मैं L ले लूंगा। यानी कि मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो मैं V को किससे डिवाइड कर दूंगा? L से। यानी कि इस पूरी वैल्यू को जो मैंने लिखी है GL इंटू 3+2 cos थीटा, इसको मैं L से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो यार, छोटा छोटा सा बेसिक बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए कि केवल L की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं √L गुणा √L। तो √L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये L नीचे आ जाएगा। यानी कि जो L अब ऊपर होना चाहिए था वो हो गया बस नीचे, और बाकी सारी चीजें सेम है, 3+2 cos थीटा। तो अगर इन पॉइंट्स पर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो आपको सब कुछ सेम रखना है, बस आपको L को ऊपर की जगह नीचे लिख देना है।
अगर आपको इतना आता है तो जीवन बहुत आसान बन जाएगा, बहुत आसान। कोई उछल कूद करने की जरूरत नहीं, केवल एल को कहाँ लिख दो, नीचे। कोई उछल कूद करने की जरूरत नहीं, केवल एल को लिख दो नीचे, यानी कि अंडर रूट जी बाई एल। बोलो क्लियर। एल का पता नहीं चल रहा, क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा भाई आशु? क्या आप बीच में से आए हो? क्या मैंने बताया नहीं था कि ये उस धागे की लंबाई है जिसमें आपने पत्थर को बांध रखा है? आपने पत्थर को बांधा, यहां आपके हाथ में धागे का एक सिरा है, दूसरे सिरे से पत्थर बंधा हुआ है, इसकी लंबाई है एल। ये अब मैंने आपको बताया था यार, ध्यान से सुना करो भाई चीजों को। देखो, आपको क्लास के हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे कि यार एल का पता नहीं चल रहा क्या है, मुझे नीचे की चीज़ एल कैसे कट गया ये समझ में नहीं आ रहा, एल तो कट जाएगा, अरे महाराज कैलाश, एक एल कट जाएगा, एक एल बचा रहेगा। अंडर रूट एल का मतलब, देखो अगर आप एल लिख रहे हो ना तो अंडर रूट के अंदर दो एल होंगे, वो ये तो बड़ी बेसिक सी मैथ्स है यार। हेमंत भैया जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ये मान लो जी एक नियतांक है, जी है कुछ, वो आगे चल के पढ़ेंगे क्या है। जी तो आपने हेमंत 9th में नहीं पढ़ा था या 11th में पढ़ लिया होगा यार, कहीं तो जी पढ़ा होगा भाई। आप 9th पढ़ाए, 10th पढ़ाए, 11th पढ़ाए, 12th पढ़ाए, कहीं जी ही नहीं पढ़ा। छोटा जी, छोटा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यार। चलो नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था कि चलो मैं निकाल लूंगा। अब वो तुमसे पूछेगा कि भाई एक बात बता, अगर तुम इसको घुमा रहे हो तो इसकी डोरी में कुछ टेंशन आ रही होगी। मैंने कहा हाँ जी आ रही है। डोरी में टेंशन का मतलब है डोरी का खिंचाव। भाई अगर तुमने एक धागा ले रखा है और उससे एक पत्थर बंधा हुआ है तो डोरी लगातार नीचे की तरफ खींचेगी। हेमंत भाई कह रहे हैं अब ध्यान नहीं है सर इतना, अरे यार जी ऐसी चीज नहीं है कि उसको ध्यान में रखने की जरूरत पड़े यार। अगर कुछ ऐसी चीज होती, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें यार ये वेलोसिटी की वैल्यू क्यों नहीं आती, ओमेगा की वैल्यू क्यों नहीं आती। जब से हमारा सिलेबस शुरू हुआ है तब से मैंने किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, क्योंकि शायद तुमने 11th 12th में इतना गहराई में ना पढ़ा हो। लेकिन जी तो बहुत छोटी चीज़ है यार, मुझे नहीं लगता क्लास का कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्मॉल जी ना पता हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, सीख लो। देखो वो पूछेगा कि वस्तु यहां है, एक बार वस्तु यहां है, एक बार वस्तु यहां है, और एक बार वस्तु यहां है, ठीक है। तो ये जो डोरी है इसमें कितना खिंचाव आ रहा है, इसमें कितनी टेंशन आ रही है, ये बात आपसे वो पूछेगा कि ए बी, मैं देख लूं उसने डी पॉइंट किसको लिया है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी ये पॉइंट। देखो वो ए बी सी डी नहीं कहेगा, वो हो सकता है वो ये कहेगा कि ये 90 डिग्री पे बताओ, जब बॉल अपनी शुरुआती अवस्था से 180 डिग्री पे चली गई, या बॉल अपनी शुरुआती अवस्था से 270 पे चली गई, या बॉल अपनी शुरुआती अवस्था से 360 पे चली गई। वो आपसे इस तरह से पूछेगा। वो आपसे ये ए बी सी डी हो सकता है ना कहे, ये तो हम ए बी सी डी तो अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ आप, कि जब आप एक पत्थर से डोरी को बांधकर घुमा रहे हो तो डोरी सबसे ज्यादा टाइट कहाँ होगी? यार तुमने ना बचपन में खूब ये काम किया है कि आपने एक बर्तन में पानी भरा होगा जिसको शुद्ध गांव की भाषा में डोलू, डोलची कुछ भी कहते हैं, और आप उसके हुक को पकड़ के ऐसे घुमाते थे और आप देखते थे कि टॉप पॉइंट पे जाके पानी नहीं बिखरता था। आपकी कलाकारी ये थी। तो अगर आप उसकी जगह एक पत्थर लें, डोरी से बांधें, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप उसे घुमा रहे होंगे तो पत्थर सबसे ज्यादा डोरी को कहाँ खींच रहा होगा? बताइए इन चारों पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा डोरी कहाँ टाइट रहेगी, बताओ। अब ये लो दीपक कुमार ने कह दिया कि भैया जो जी है ना वो 9.8 होता है। अरे यार तुमसे बढ़िया तो फिर वो हेमंत ही था। छोटा जी होता है भाई 9.8, बड़े जी के लिए मत कहो यार, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। कोई बात नहीं, छोड़ो ना उसको, उसको ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुरुजी मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। प्रशांत वेरी गुड, मनीषा, आर्यन, अंकुश, द्रगपाल, प्रिया, सभी इस बात को फील कर रहे हैं
कि यार भैया डोरी जो है ना सबसे ज्यादा तब खिंची होगी जब ये सबसे नीचे के पॉइंट पे होगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। तो यहां पर इसमें टेंशन सबसे ज्यादा होगी, खिंचाव जो है डोरी में सबसे ज्यादा होगा। और खिंचाव कितना होगा? 6 mg। कहां से आया कैसे आया वो छोड़ो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो। इसका जनरल भी बता दूंगा मैं आपको, पहले आप इन पॉइंट पे याद करो 6 mg। फिर हो सकता है आपसे यहां पूछ लेगा कि बताइए इन पॉइंट्स पर कितना होगा। तो यहां जो डोरी में टेंशन होगी वो होगी साथी 3 mg। ठीक है, और आपको पता है जितनी टेंशन यहां होगी उतनी ही टेंशन यहां भी होगी, तो ये टेंशन होगी 3 mg। ठीक, और सबसे कम टेंशन कहां होगी? यहां। और सबसे कम कितनी टेंशन होगी? 0। अरे आप फील करके देखो ना यार, इतनी मुश्किल चीज क्या है? फील इट। जब आप डोरी को ऊपर ले जाओगे तो डोरी बिल्कुल भी नहीं खिंची हुई, डोरी बिल्कुल ढीली है, डोरी नीचे की तरफ आ चुकी है, बिल्कुल ढोली डोरी, एक नंबर ढीली, बिल्कुल कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? बोलो समझ आ गया फटाफट से। लेकिन अगर एग्जामिनर ने किसी जनरल पॉइंट पर पूछ लिया कि भाई यहां से लेके वस्तु यहां तक गई है किसी एंगल थीटा पर, और मेरे को तो इस पॉइंट पे बता पी पे, तो तुम कहोगे कि पॉइंट पी पर जो टेंशन होगी, टेंशन एट पॉइंट पी, ये होगी 3 mg इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। कहां से आई कैसे आई वो डेरिवेशन करनी पड़ेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में तुम डेरिवेशन तो फिर भी नहीं करोगे, उतना समय नहीं होता है। इसलिए मैं डेरिवेशनों में टाइम वेस्ट ना आपका करवा रहा हूँ ना अपना कर रहा हूँ, और फिर वो नोट्स में चली जाएंगी तो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेंगी कि भाई ये रिवीजन करते समय थोड़ा ना याद रहेगा आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो पढ़ना है। तो ये पूरी मैंने एक टेबल बना दी है कि डोरी में जो टेंशन है वो कहाँ रहेगी, कितनी रहेगी। ये पूरा एक जनरलाइज पॉइंट मैंने आपका बना दिया है कि डोरी में तनाव, एंगुलर वेलोसिटी और रैखिक वेग यानी लीनियर वेलोसिटी चारों पॉइंट्स पर कितनी है और पी पॉइंट पर कितनी है। फिर भी आपको इन्हें रटना तो नहीं होगा, आपको इन्हें लॉजिक के साथ ही याद करना है, आपको इन्हें तरीके से ही याद करना है जैसे मैंने बताया है। निशी गुड़िया आप करके देख लेना, ये वाली बात है ना, आप ये काम करके देख लेना। ये बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप अगर अपने मन से सोचोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। आप सिंपल ये सोचो कि ये वस्तु इस, आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बराबर नहीं होगा, कैसे होगा? देखिए अगर आप मुझसे कह रहे हैं नहीं होगा तो फिर ये बताइए क्यों नहीं होगा। बराबर होगा तो क्यों होगा मैं बता दे रहा हूँ। भाई जितनी दूर बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतनी ही दूर के लिए यहाँ से यहाँ भी तो जाएगी। अब आप कहोगे यार भैया बॉडी ऐसे थोड़ा ना जा रही है, वो तो ऐसे जा रही है। देखो होगा क्या, यहां से यहां तक बॉडी जो है क्या करेगी, अपनी एनर्जी को लूज करेगी, वो स्लो होगी, है ना, स्लो होगी, धीमी होगी, लेकिन फिर वो तेज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये मानो कि मतलब बॉडी ने यहां मान लो 2 एनर्जी लॉस की, यहां और 2 एनर्जी लॉस की, यहां 2 गेन कर ली, तो ये वाली एनर्जी तो आपस में कट गई। अब जितनी एनर्जी यहां पर थी उतनी ही एनर्जी फिर यहां पर बचेगी, क्योंकि जितनी यहां लॉस की उतनी यहां गेन कर ली, खत्म, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा? केवल ये वाला पार्ट इसके बराबर बचा। ठीक है। बिल्कुल भाई विष्णु, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई, तो ये कहानी है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, एक समान वृत्तीय गति की। और हम कहें तो मोशन चैप्टर को हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिया है, और मोशन चैप्टर की एक एक बारीकी को हमने समझा। लगभग 8 क्लास हमने मोशन यानी गति वाले चैप्टर में लगाई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। अब हम आगे चलेंगे अपने नए चैप्टर पर, 4th चैप्टर पर, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उसे कल शुरू करेंगे, है ना, नए सिरे से चैप्टर को शुरू करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि बिल्कुल ये नहीं, डेरिवेशनों के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैंने देखा है बहुत सारा बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, डेरिवेशन कर रहा है, फिर तुम्हारा मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास तुम आए हो तो वो इसलिए ताकि मेरे अनुभवों का इस्तेमाल कर सकूँ। एक टीचर का यही तो कर्तव्य है। पढ़ोगे तो तुम खुद ही, मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूँ ये पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो शायद आपको अनुभव ना हो, लेकिन आपको पता नहीं है, मेरी आप मानोगे नहीं, तो फिर तो कैसे बेड़ा पार होगा। आप इसीलिए तो बैच आपने ज्वाइन किया है कि यार मुझे ये पता लग जाए कि कितना पढ़ना है। उसके अलावा दूसरी चीज़,
आपको अतिरिक्त दिमाग थोड़ा सा कम चलाना है। ये नहीं कि आप मुझसे सवाल मत पूछो, सवाल तो जी भर के पूछो, लेकिन जब मैं एक टॉपिक तुम्हें समझाऊं तो पहला फोकस आपका उसके समझने पे होना चाहिए, आपको उसे 100% याद करने पे होना चाहिए। कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार यहाँ टेंशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, और मैं फील करा रहा हूं, तो आपको फील करना है उसे कि हाँ यार ऐसा है। पहला मुख्य फोकस समझने पे। जब वो चीज़ समझ में आ जाए, जब वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको अतिरिक्त उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचनी। कि भैया, जैसे मैं कमेंट देखता रहता हूं, बच्चे कह रहे हैं भैया डोरी टूट जाए तो क्या होगा, भैया पत्थर बड़ा हो जाए तो क्या होगा, भैया पत्थर की जगह रबड़ बांध लो तो क्या होगा। कमेंट ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। भाई क्या आपको लगता है कि पेपर में ऐसे सवाल आएगा कि पत्थर की जगह रबड़ बांध लो, पत्थर की जगह डोरी बांध लो? उनसे कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा। जितना मैं आपको करा रहा हूं उससे बाहर कभी एक भी सवाल नहीं जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा था आज के उसमें कि सर थीटा ना दे तो। अरे यार मेरे, फिर वो सवाल क्या दे रहा है तुमसे, बताओ। ये तो आपको ना सवाल पूछने से पहले ये पूछना है, ये सोचना है, क्या वो सच में एग्जाम में आने वाला सवाल है। भैया थीटा नहीं देगा तो पता कैसे रहेगा वस्तु है कहाँ, और वस्तु जब ये ही नहीं पता हमें कहाँ है, तो हम उसका वेग वेलोसिटी निकाल कैसे सकते हैं। भाई फिर तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे, भैया एग्जामिनर भी किसी एक निश्चित पॉइंट पर ही तो पूछेगा। भाई यहाँ पूछेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, या चलो यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, भाई उसके लिए उसे एंगल तो देना ही पड़ेगा। तो तुम ये उम्मीद, ये सोच रहे हो कि एग्जामिनर जो है वो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा जिसका डेटा ही नहीं है, यानी वो आपसे घर बनाने को कहेगा और आपको ईंटें, सीमेंट, मजदूर, मिस्त्री नहीं देगा। क्या ऐसा संभव है? अरे नहीं यार। अब तुम्हारे घर में काम चल रहा है और तुम पापा जी से पूछो, पापा अगर ईंटें ना हो तो क्या मकान बन जाएगा, मिस्त्री ना हो तो क्या मकान बन जाएगा? तुम्हारे पापा कहेंगे अबे भैया ओए तू बेलदारी कर ले यार, तू क्या पढ़ने जा रहा है। अबे ये कोई पूछने की सवाल है? हाँ, तुम उनसे ये पूछो कि पापा अगर इस कमरे में एक कमरा बनाने में हमें हमारा खर्चा 80,000 रुपये आ रहा है, तो 2 कमरे बनाने में कितना आएंगे। ये अच्छा सवाल है, लेकिन उल्ट पुल्ट बातें पूछने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और तीसरे आपकी कमी होती है कि आप ध्यान से सुनते नहीं है। आज एक बच्चे ने पूछा आशु भाई ने कि सर लेंथ समझ में नहीं आ रही, लेंथ समझ में नहीं आ रही। देखो बच्चे, मुझे दिक्कत कोई नहीं है बताने में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा लगता है यार जब एक बार वो बात बताई थी, बड़े अच्छे से बताई थी, और वो इतनी मुश्किल तो थी नहीं कि आपको समझ में ना आए, वो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक डोरी की लेंथ L है, मैंने पहली बार में बता दी। अगर सच में बता रहा हूँ मैं, किसी को ये बात नहीं समझ में आई, पहली चीज़ तो इसमें समझने का कुछ नहीं है। भैया डोरी की लंबाई L है, इसमें क्या समझोगे यार? ये कोई रॉकेट साइंस है? तुम कोई एलियनों के ग्रह से आए हो जहां से तुम्हें ये नहीं पता कि डोरी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, L क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि तुमने उस चीज़ को सुना ही नहीं, मेरी बात को तुमने नहीं सुना, और मेरी बात को ना सुन के फिर वो आंसू भाई बस इसी कमेंट को करे जा रहा था जैसे आज की क्लास में सिर्फ वो यही सीखने आया है कि डोरी की लंबाई क्या होती है, बाकी उसे कुछ नहीं पढ़ना था। अब दिक्कत क्या है, तुमने तब तो सुना नहीं, फिर तुम उसी बात को पूछे जा रहे हो, तो बीच की बातें तो तुमने सुनी नहीं। अब जब तक मैंने आपको डोरी की लंबाई बताई तब तक बीच की बातें निकल गई, अब उनको कैसे कवर करोगे? इसलिए जब क्लास में बैठो तो हर चीज को अपने आसपास से हटा दो, मत किसी से बात करो, मत कुछ करो, एक एक शब्द को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब ही हमारी ये क्लास बहुत अच्छे से लगेगी। अब देखो आशु कह रहा है ना कि सर मैं पानी देने चला गया था बाबा को। अब यार तुम एक बात बताओ आशु भाई, इसका मतलब मैं आज से ये कर लूं कि अगर तुम मुझसे ऐसा बच्चा कोई भी सवाल पूछे तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, इसलिए कि मैं ये मान लूंगा कि यार ये तो बाबा को पानी देने चला गया होगा, अम्मा को रोटी देने चला गया होगा, वो करने चला गया होगा, ये करने चला गया होगा। तो वो तो उसके चलते फिर सारे बच्चों का समय हम कैसे वेस्ट करेंगे? अब कोई, तुम बाबा को पानी देने चले गए तो मुझसे एल पूछ रहे हो, कोई अम्मा को रोटी देने चला गया वो पूछेगा सर्कल क्या होता है, एक आदमी छत से कूदने चला गया होगा, मतलब जंप कर रहे हैं, वो मेरे से पूछेगा कि ये क्या है। तो यार ये तो मतलब होगा ही नहीं ना, ऐसे कैसे बात बन पाएगी? तो या तो मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मैं ये मान लूंगा ये ध्यान से नहीं पढ़ रहे, छोड़ यार, मैं तुम्हें सीरियस लेना बंद कर दूंगा, और वो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, मानो आप मेरी बात। इस स्थिति पे हालांकि मैं कभी नहीं जाता, मैं तो भाई आपको ये मानता हूँ आप यहाँ सीखने आए हो, इसलिए आप देखते होंगे मैं आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से देखता हूँ,
और मैं उसका जवाब देता हूँ। जब मैं उसको उतना सीरियस ले रहा हूँ तो आप मौज मौज में पढ़ाई कर रहे हो यार, आप मजा मस्ती कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि मैं आपको नॉन सीरियस लेना शुरू कर दूं, और दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि जो 100% निकलता है ना एक यहाँ सामने खड़े हुए आदमी का, वो आपके अटैचमेंट से निकलता है, वो आपके जुड़ाव से निकलता है। जितना आप निकालना चाहो उस आदमी के अंदर से उतना निकल जाएगा। आप अच्छे से मेहनत करोगे, वो आदमी आपके लिए अपने आप कोशिश करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि आपने कितने का बैच लिया, कितने पैसे का लिया, इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आपने पैसे दे दिए, दैट्स इट, खत्म, है ना। तो आपको सभी को एकजुट होकर एक सही रास्ते पर आना पड़ेगा। मैंने आज ये बातें इसलिए कही क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपके बैच में, कि बहुत सारे बच्चे हैं चीज़ों को ध्यान से नहीं सुन रहे, फिर सिली सिली डाउट पूछते हैं जो डाउट होने ही नहीं चाहिए। दूसरे बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, चीज़ें समझ में आने के बाद भी उन्हें सवाल पूछना ही पूछना है। अरे क्या ज़रूरत है भाई, जब चीज़ें सवाल समझ में आ गई तो क्यों पूछना है, खत्म करो उसको, टॉपिक क्लोज, दैट्स क्लोज। कुछ चीज़ें, कुछ साथी हमें और ऐसी बात पूछेंगे जो बिल्कुल पीएचडी वाली हैं, जिनमें कोशिश हम ये करें कि यहीं साइंटिस्ट बन जाएं। देखो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कौन सा विषय, हम क्या प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं। हम प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं सेना का, और सेना के लिए जितनी फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी बहुत है। उसके लिए जरूर आप कोई साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो हम गहराई में चलें भी, है ना। लेकिन हमें तो एयरफोर्स का प्रोफेशन चुनना है, तो हमें जितनी हम करें उतनी काफ़ी है। ठीक है दोस्त, चलो आप सब बहुत अच्छे हो, एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए हो। और जो एयरफोर्स वाले बच्चे होते हैं ना मैं इन्हें बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? एक छोटी सी उम्र में, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपकी उम्र 17, 17.5, 18 यही तो होगी। इस उम्र में जो बच्चा अपने करियर को बनाने की सोच रखता है वो वाकई में बहुत अच्छा बच्चा है, जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हो, अच्छे हो। क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूँ लोगों का ध्यान रील से, इंस्टाग्राम से, इन सब चीज़ों से ही नहीं हट रहा है। फालतू छपरियों की तरह कहीं भी खड़े होकर कुछ भी गाना गा रहे हैं, उल्ट पुल्ट एक्शन कर रहे हैं। माँ बाप परेशान है, हमारा बच्चा नहीं सुधर रहा। बहुत सारे घरों में तो माँ बाप को ये है ही नहीं कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए या सफल हो जाए। वो सोचते हैं कि बस ये नशा छोड़ दे, बस ये गलत आदतें छोड़ दे। तो एटलीस्ट आपके माता पिताजी इस बात से तो आपसे परेशान नहीं होंगे, और आपने उनको इस बात से तो खुश कर ही रखा है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, नो डाउट। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, मैं उसे देख पाता हूँ। आप उसको अच्छे कामों में लगाया करो, है ना। आप उसको बेटा सही दिशा में लेकर जाओ। अगर आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उल्ट पुल्ट चीज़ों में लगाते रहेंगे, कलेक्शन लेने का, पढ़ने का एक निश्चित तरीका होता है, आप अगर उससे बियॉन्ड चलेंगे, उससे हट के चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो आप वैसे बहुत समझदार हैं, मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं जो भी कहूँगा, कभी आपको डांटूंगा भी, कभी समझाऊंगा भी, कभी हंसी मजाक भी करूँगा, तो वो सब आपके फ़ायदे के लिए, भले के लिए होगी। क्योंकि इस दुनिया में आज के समय में अगर आपको सफल होते हुए देखना चाहता है तो सिर्फ वो दो लोग हैं, एक आपके परिवार वाले, एक आपके अध्यापक, टीचर, उनके अलावा कोई भी नहीं। तो मैं अगर आपसे कभी कुछ कहूँगा तो वैसे ही कहूँगा जैसे आपके परिवार वाले, माता पिताजी आपको, बड़ा भाई कभी कुछ कहते होंगे। उम्मीद है आप समझते होंगे। चलो कल मिलेंगे, कल मेरी क्लास होगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।